नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं जयदीप। आज जो हम श्रृंखला स्टार्ट किए हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो हर एक एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, किस वंश के कौन संस्थापक हैं। इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो किसी भी, जैसे वनडे एग्जाम में यूपी हो या अदर स्टेट में, जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में बेटा पूछे गए। और आप लोगों को इनके अलावा कुछ और भी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक खूबसूरत शेर कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। हिम्मत तो हारनी नहीं है, मेहनत निरंतर करते रहना है और मेहनत को और बढ़ाते रहना है। जैसे जैसे समय बीतता जाए वैसे ही हमें क्या करना है, मेहनत और ही मजबूत करते चलना है। तो आइए हम लोग समझते हैं, जानते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रमुख राजवंश आज और उसके संस्थापक, प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक कौन हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो प्रमुख राजवंशों में सबसे पहले जो राजवंश आता है बेटा, वो है हर्यक वंश। कौन सा है? हर्यक वंश। कौन सा वंश है बेटा? हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो बिंबिसार। ठीक। हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं बेटा, बिंबिसार। ठीक। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद। कौन था? महापद्म नंद। और इस नंद वंश का जो अंतिम शासक था बेटा, अंतिम शासक जो था, अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। घनानंद। घनानंद को पराजित करने वाला कौन व्यक्ति था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया था। और किसकी सहायता से? तो बेटा एक शिक्षक थे, हैं, उसका नाम था क्या? चाणक्य। कौटिल्य। कौटिल्य ने उसके साम्राज्य को तहस नहस कर दिया था। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। कौटिल्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो ये थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आपको मौर्य साम्राज्य की, मौर्य राजवंश की पूरी आपको शासन प्रशासन के बारे में दिया गया। ये अर्थशास्त्र पुस्तक का मतलब धन से बिल्कुल मत समझना बेटा। किससे संबंधित है? ये है राजनीति से। राजनीति से इसका संबंध है। तो आप लोगों ने, यहाँ तक आप लोगों ने बातें समझी, जानी। तो आइए आगे चलते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य था। अभी पेट के एग्जाम में जो 7 तारीख को हुआ था, 7/9, उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य। देखो सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक बेटा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब आते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक बेटा कौन था? श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? यानी कि भारत में धार्मिक जुलूस हो या मंदिर बनाने की परंपरा यहीं से शुरू मानी जाती है। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। ठीक। कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त है, तो ये बहुत सारे गुप्त वंश के संस्थापक का नाम शासक हुए थे। अब आगे आता पाल वंश का संस्थापक कौन था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का था गोपाल। धर्मपाल, गोपाल, ये सब इसी से संबंधित है। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो गोपाल। ठीक। आगे देखो पल्लव वंश का संस्थापक। बात आती है पल्लव वंश की संस्थापक की। तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? जरा आप नजर डालिएगा। तो पल्लव वंश का संस्थापक है सिंह विष्णु। कौन है? सिंह विष्णु है। ठीक।
तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? ये अभी आपको बड़ा ही इजी लगता है और ये जब हम लोग परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग से स्किप हो जाती हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन क्या है। तो हम लोग बार बार इस चीज को पढ़ते रहना है, समझते रहना। तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था सिंह विष्णु थे। अब बात आती है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन बेटा है? दंती दुर्ग। कौन है? दंती दुर्ग है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। आगे चलिएगा। दंती दुर्ग के बाद में चालुक पातापी। चालुक पातापी वंश का संस्थापक कौन है? तो चालुक पातापी वंश का संस्थापक बेटा है पुलिकेशन प्रथम। पुलिकेशन द्वितीय नहीं, कौन है? पुलिकेशन प्रथम। तो चालुक पातापी वंश का वातापी वंश का संस्थापक कौन है? तो पुलिकेशन प्रथम है। चालुक्य कल्याणी वंश का संस्थापक कौन है? तैयब तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय था। तैलप द्वितीय था। और चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो चोल वंश का संस्थापक बेटा है विजयालय। कौन है? विजयालय। तो यहाँ तक हम लोगों ने राजवंश और उसके संस्थापक हम लोगों ने जाने समझे। इसके बाद आगे देखो अगले स्लाइड में क्या दिया गया है, तो आइए जानते हैं। देखो अभी भी संस्थापक और भी बहुत सारे संस्थापक हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं बारी बारी से। ठीक, तो देखिएगा कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक कौन है? तो सामंत सेन। कौन है? सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक कौन है? तो सामंत सेन। तो बने रहिए चैनल के साथ में, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिएगा। हाँ, जिसके पास में भी ये वीडियो पहुंचे तुरंत सबसे पहले आपको चेक करना है कि सब्सक्राइब है कि नहीं। उसके बाद सब्सक्राइब किया, फिर लाइक किया और बेल की घंटी का बटन ऑन किया और देखा कि हाँ सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपको पहुंचेंगे जैसे ही मेरे वीडियो अपलोड होंगे ऑनलाइन या फिर रिकॉर्डेड वीडियो, तो सारे आपके मोबाइल पर पहुंचते जाएंगे नोटिफिकेशन के साथ में। तो आइए, तो अगला क्या है? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र नागभट्ट, या हरिश्चंद्र कह लीजिए या बेटा नागभट्ट कह लीजिए। तो हरिश्चंद्र या नागभट्ट, ठीक, उसी का नाम हरिश्चंद्र था, उसी का नाम नागभट्ट। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो वासुदेव। कौन है बेटा? वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो वासुदेव। उसके बाद है चंदेल वंश का संस्थापक। तो चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक। नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? बहुत पूछा जाता है बेटा। चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? यही इसी में, यानी कि पृथ्वीराज चौहान और ये आलाउद्दीन, सॉरी आलाउद्दीन और ये सब चंदेल वंश से संबंधित थे। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये, ठीक है। हाँ, मोहम्मद गौरी का 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1206 में किसकी स्थापना होती है? गुलाम वंश की स्थापना होती है। और गुलाम वंश कब से कब तक रहता है? तो गुलाम वंश रहेगा 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहेगा। हाँ, सबसे वफादार व्यक्ति था ये गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी के चूंकि कोई भी संतान नहीं थी, तो इन्होंने अपने दासों को सारी जितने भी जीते हुए प्रदेश थे सबको सौंप दिया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली लाहौर वाला क्षेत्र मिलता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर बनाई। लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी। और दिल्ली को स्थानांतरित किसके द्वारा किया जाता है? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है। ठीक, आगे देखिए क्या दिया गया है कि खिलजी वंश का संस्थापक। तो खिलजी वंश जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक समाप्त होता है, यानी कि गुलाम वंश समाप्त होता है, वैसे ही खिलजी वंश प्रारंभ होता है। तो खिलजी वंश का शासन काल होगा 1290 से लेकर के 1320 तक। 1320 तक इसका शासन रहेगा। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। हाँ, ये
1290 में बैठा था, 1296 में इसकी हत्या कर दी जाती है। 1296 में इसकी हत्या कौन कर देता है? इसी का भतीजा और इसी का दामाद, दोनों ही थे। भतीजा भी था, दूसरा दामाद भी था। इसने हत्या कर दी, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। हाँ, बहुत बड़ा हरामी था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी थी फिरोज शाह जलालुद्दीन खिलजी की। अब बात आती है तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का जो फाउंडर था बेटा, वो गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक यानी कि इसे कहा जाता है गाजी मलिक भी कहा जाता है। गाजी मलिक भी कहा जाता है। और इसी का लड़का था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक, हाँ, तुगलक, हाँ। तो गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहले जो नहरें बनवाने का काम बेटा इसी ने किया था। नहरों बनवाने का काम इसी ने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक। आगे देखो दिया है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का के बाद में कौन सा वंश स्टार्ट होगा? तो सैयद वंश होता है। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन था? खिरज खां था। कौन था? खिरज खां था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिरज खां था। ठीक, खिरज खां था, याद रखना। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का था बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था बेटा? तो बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी है, बहलोल लोधी। इसका जो पुत्र था जिसका नाम था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने ही 1204 में आगरा शहर की नींव रखी थी। आगरा शहर की नींव किसके द्वारा रखी जाती है? तो आगरा शहर की नींव रखी जाती है सिकंदर लोधी के द्वारा। सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी के द्वारा नींव रखी जाती है। कब रखी जाती है? तो 1504 ईस्वी में। और 1506 ईस्वी में क्या होता है? सिकंदर लोधी आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। सिकंदर लोधी आगरा को राजधानी कब बनाता है? 1506 ईस्वी। 1506 ईस्वी में बहलोल लोधी, यानी कि अगर व्यक्तिगत तौर पर अगर पूछेंगे तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा जो कार्यकाल था वो इसी का था। इसी का था, लगभग 37 वर्षों तक इसने शासन किया। यानी बहलोल लोधी ने सबसे लंबा शासनकाल है। अगर व्यक्तिगत शासक के रूप में अगर बात करेंगे, है पर्टिकुलर की बात करेंगे, तो इसका सबसे लंबा शासनकाल रहा। उसके बाद देखिएगा अगला है कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक बेटा हरिहर और बुक्का था। हरिहर और बुक्का था। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हरिहर और बुक्का था। ठीक, हरिहर बुक्का। इसने कब की थी? तो 1236 में, 1336 में ये इसकी स्थापना होती है विजयनगर साम्राज्य की। ठीक, ये याद। दोनों भाई भाई थे, हरिहर और बुक्का। ठीक। बहमनी, बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? बहमनी वंश का संस्थापक था हसन गंगू। कौन था? हसन गंगू। बहमनी वंश का संस्थापक, ये दक्षिण भारत का ये राजवंश है। तो बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? हसन गंगू था। अब बात आती है कि अगर दिल्ली सल्तनत के बाद में एक नया वंश होता है मुगल वंश, तो मुगल साम्राज्य। तो मुगल वंश का संस्थापक था बेटा, संस्थापक वो बाबर था, बया बाबर था। इसने पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था? है? कब हुआ था? 1528। बताइए कमेंट करके। तो बाबर ने पानीपत युद्ध में किसे हराया था? इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी को, लोधी को। इसे हरा करके ये वीरगत, यानी कि युद्ध स्थल पर ही प्रथम पानीपत का युद्ध कहा जाता है। पहला पानीपत का युद्ध कहाँ होता है? पानीपत में ही होता है। ठीक है। तो ये बाबर ने वहां पर नए वंश की स्थापना करते, मुगल वंश का। मुगल वंश की स्थापना करने वाला कौन था? बाबर। बाबर था बेटा। ठीक। आगे दिया है ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक बेटा कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। इन्हें राजा की उपाधि अकबर के द्वारा, अकबर द्वितीय के द्वारा दी जाती है। और राजा राम मोहन राय भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। तो आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अंग्रेजी के प्रबल समर्थक थे, अंग्रेजी शिक्षा। आगे दिया गया है आचार्य, आर्य समाज का संस्थापक। आर्य समाज का संस्थापक बेटा कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया जाता है? इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो
इन्होंने ही नारा दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, याद कर, बड़ी आराम आराम से तुम लोगों को ये सारी चीजें बता रहे हैं, इनको समझते चलना है, याद करते चलना है। ठीक, आगे क्या दिया गया है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन बेटा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ये ब्रह्म समाज से ही निकल के आया प्रार्थना समाज। तो ये कौन थे? केशव चंद्र सेन। ठीक, आगे देखो कि दीन इलाही मनसबदारी प्रथा के संस्थापक कौन थे? कि दीन इलाही ये अकबर के द्वारा चलाया गया एक नया धर्म था। ठीक, दीन इलाही और मनसबदारी प्रथा का संस्थापक जो था, प्रथा संस्थापक है, मनसबदारी व्यवस्था को तो राजा टोडरमल लाया था। ठीक है, मगर राजा टोडरमल नवरत्नों में यानी अकबर के नवरत्नों में था, तो अकबर इसके संस्थापक थे। ठीक, दीन इलाही और मनसबदारी प्रथा। आगे आता है कि भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो रामानुज। रामानुज थे भक्ति आंदोलन के संस्थापक। भक्ति आंदोलन के संस्थापक कहाँ कौन माने जाते हैं? रामानुज माने जाते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के बेटा संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के गुरु नानक। इनका जन्म तलवंडी में होता है। तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक। आगे आता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अब बात आती है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कैसे थे? ये 24वें तीर्थंकर थे। कैसे थे? 24वें तीर्थंकर थे। कुल कितने जैन धर्म में तीर्थंकर हुए? तो 24 हुए बेटा। पहले कौन थे? ऋषभ देव थे। अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ठीक, हाँ, इनका जन्म गौतम बुद्ध का कहाँ होता है? कपिलवस्तु लुम्बिनी में होता है। ठीक, अब बात आती है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक या हिजरी संबत के संस्थापक कौन थे? तो हिजरी संबत की बात करें या इस्लाम धर्म की बात करें तो ये दोनों ही के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है 70 में, और 632 के आसपास इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, नए धर्म का सूत्रपात ही कर देते। आगे देखिएगा, देखो, हाँ, आगे चलो, आगे क्या दिया गया है? पारसी। पारसी धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक, पारसी धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे? तो ये थे जारेथुस्त्र। जरथुस्त्र थे। ठीक, शक संवत के संस्थापक कौन थे? तो ये बेटा कनिष्क थे। कनिष्क का संबंध किस देश से है? तो चाइना के थे। ये चाइना से थे, चीन से संबंध था। गुप्त संवत मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। गुप्त संवत की बात करें या मौर्य वंश का संस्थापक की बात करें तो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो दर्शन कौन थे? तो ये गौतम, गौतम थे। वैश्विक वैश्विक धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महेश कड़ाद। कड़ाद थे, महेश कलाड। सांख्य धर्म के संस्थापक कौन थे? सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो महर्षि कपिल थे। महर्षि कपिल थे सांख्य दर्शन के संस्थापक। बहुत पूछा जाता है बेटा, बहुत पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो महर्षि कौन थे? महर्षि कपिल थे। ठीक, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? वही थे भैया, महर्षि पतंजलि थे। महर्षि पतंजलि थे। काहे? क्या बात है? आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही प्रॉपर कि नहीं? सारी चीजें सब चल रहा सर? हम्म, हाँ, आगे देखिएगा, मीमांसा दर्शन के संस्थापक। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ये महर्षि जैमिनी थे। महर्षि जैमिनी थी। उसके बाद रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद यानी हर नौजवान का एक आइडियल था, आइडियल है।
हर नौजवान के एक आइडल है स्वामी विवेकानंद। ज्यादा लंबा इनका जीवन नहीं चला, मात्र 39 साल तक ही जीवित रहे, मगर ये जिंदगी यानी कि जब तक सृष्टि रहेगी बेटा है, तब तक ये क्या करेंगे, जीवन भर इनका नाम लिया जाएगा, इनके इनके विचारों को। शिकागो में 1893 ईस्वी में सम्मेलन होता है, तो हिंदी में इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से प्रवचन दिया। ये टिट फॉर टैट, जैसा कहते हैं जैसा तुम करोगे वैसा ही रिजल्ट, बहुत इनका दिमाग था। ये एक बार किताब को रीड करते पढ़ते थे, बस इनको सारी चीजें याद हो जाती थी। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद यानी रामकृष्ण मिशन ये गुरु थे इनके, यानी विवेकानंद जी के ये क्या थे, गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो इन्होंने लिया। तो स्वामी विवेकानंद यानी कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, स्वामी विवेकानंद। उसके बाद आता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्री गुप्त था। कौन थे, तो श्री गुप्त थे। ठीक, आंखें खोले आगे देखो कि गुप्त वंश का श्री गुप्त। खालसा पंथ, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे क्या, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। जय गुरु दी खालसा, जय गुरु दी फतेह, सत श्री अकाल। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रमुख समाधि स्थल और उससे संबंधित व्यक्ति है, कौन से व्यक्ति की कहाँ पर समाधि है और किस नाम से जाना जाए। देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल। तो महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल जो है वो राजघाट, 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 राजघाट महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ है, तो राजघाट, राजघाट महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल। विजय घाट में किसकी समाधि है, याद रखना, विजय घाट में किसकी समाधि है, तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही छोटे कट के प्रधानमंत्री थे और बहुत ही कैसे से साफ सुथरे प्रधानमंत्री थे, भ्रष्टाचार इनका कोई लेना देना नहीं और कोई शौक फैशन का कोई मतलब नहीं था, समझे। हाँ, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन व्यक्ति थे, का नाम लाल बहादुर शास्त्री जी थे। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, यानी कि पाकिस्तान के जब लड़ाई हुई थी तो इन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। है तो व्यक्ति छोटा ही सा है, लगभग 5.5 फुट 4.5 5 के आसपास होंगे, समझे। तो आगे देखिएगा किसान घाट, किसान घाट किसकी समाधि स्थल, तो किसान घाट की अगर बात करेंगे तो किसान से संबंधित एक ही व्यक्ति का नाम आएगा, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या है, किसान घाट, क्योंकि किसानों के लिए इन्होंने पूरी लाइफ अपनी यानी राजनीति में पूरा समय किसानों के हित के लिए दिया, किसानों के हित के लिए दिया। तो ये किसान घाट किसकी समाधि स्थल है, तो चौधरी चरण सिंह। ठीक, अब बात आती है वीर भूमि, वीर भूमि है जो समाधि स्थल है वो किसकी है, तो राजीव गांधी की है। राजीव गांधी मिस्टर क्लीन के नाम से जाने जाते थे, तो राजीव गांधी ये है, राजीव गांधी, राजीव गांधी है। ठीक, ये बात समझ में आई होगी। आगे देखो, महाप्राण, महाप्राण पर किसकी समाधि स्थल बनी हुई है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे बेटा, प्रथम राष्ट्रपति थे। है और जब संविधान बना तो संविधान सभा के बेटा अस्थाई अध्यक्ष भी थे, स्थायी अध्यक्ष भी थे। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र बिहार से संबंधित है, बिहार से इनकी राजनीति चलती थी, बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से इनका जन्म होता है, वहीं से ये निकल के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचते हैं अपने संघर्ष और मेहनत से। तो महाप्राण किसकी समाधि स्थल है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नारायण घाट बेटा, नारायण घाट पर किसकी समाधि स्थल बनी हुई, तो गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा की नारायण घाट पर इसकी समाधि स्थल बनी हुई, समाधि स्थल। आगे है शांति वन, शांति वन किसकी समाधि स्थल बनी हुई है, जवाहरलाल नेहरू। शांति वन में कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को तो बताया देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री कैसे थे? प्रथम, ठीक। हाँ, शक्ति स्थल की अगर बात करेंगे बेटा, तो शक्ति में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है जिन्हें। शक्ति स्थल जो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। शक्ति स्थल में किसकी है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल, ठीक। इंदिरा गांधी की शक्ति आयरन लेडी के नाम से मशहूर थी। हाँ, बहुत ही, हाँ, कड़क डिसीजन लेने में माहिर थी। हाँ, कड़क डिसीजन लेने में माहिर थी। आगे देखिए, कुछ तो बातें होती जिसकी बातें होती। हाँ, सभी लोगों को नमस्कार, राम राम भाई। भाई लोग जितने भी लोग देख या बाद में सारे लोग जो भी देखेंगे, सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा आगे, चैत्रा। चैत्रा भूमि पर किसकी समाधि स्थल बनी है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये युग पुरुष हैं। समाज में इन्होंने बहुत सारा बदलाव किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान का इन्हें शिल्पकार कहा जाता है। संविधान इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। कब किसे रखा जाएगा, किसे कौन से अनुच्छेदों को कहाँ सेट किया जाएगा, कौन आगे चलकर क्या बदलाव किया जा सकता है, समझे। तो सारी चीजें जो है संविधान को सुनियोजित तरीके से बढ़िया व्यवस्थित किया, तो किसने किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। सैल्यूट है ऐसे व्यक्ति को, है जिन्होंने हर एक तबके को नजर, सारे एक तबके को देखा, चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी लोगों को बराबर हक और अधिकार दिलाने का, और महिलाओं को, गरीब शोषित वंचित लोगों को हक और अधिकार दिलाने का काम बेटा किसके द्वारा किया जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो महापुरुष थे एक तरीके से, ठीक। जो गरीब अमीर शोषित वर्ग वंचित वर्गों के लिए एक बहुत, आगे चलते हैं कि कर्म भूमि पर किसकी समाधि स्थल बनी है? कर्म भूमि पर किसकी समाधि स्थल है? तो शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति भी है। तो शंकर दयाल शर्मा की कर्म भूमि पर इसकी समाधि स्थल बनी। उदय भूमि पर, उदय भूमि पर किसकी समाधि बनी हुई है? तो के आर नारायण की उदय भूमि पर समाधि बनी हुई है, ठीक। अभय घाट पर किसकी समाधि बनी हुई है? तो अभय घाट पर मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पहले बेटा गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। पहले गैर कांग्रेसी प्रधान प्रधानमंत्री थे। सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले हैं, संसद में बजट सबसे ज्यादा इन्होंने पेश किया था, और पहले प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे। पहले तो ये कांग्रेसी थे, फिर कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। समता स्थल बेटा, समता स्थल पर किसकी समाधि बनी हुई है? तो जगजीवन राम बापू जी की बनी है। सबसे लंबा शासक मंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति यही है, समझे। जगजीवन राम बापू जी, ठीक, बापू जी के नाम से जाना जाता है। एकता स्थल पर किसकी समाधि स्थल बनी है? तो ज्ञानी जैल सिंह की। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति रहे जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होती, उसी समय यही थे। तो ज्ञानी जैल सिंह। आगे देखो, आगे देखो, आप कुछ एनवायरमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं, कुछ बातों को समझते हैं। हाँ, समझ के चलते हैं, समझ समझ के ना समझना। हाँ, समझ के चलना भाई। देखो कि ओजोन परत में, ओजोन यानी वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो सभी जानते हैं जो ओजोन परत, समताप मंडल पर ओजोन परत होती है, समझे, वो पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरणों से हम लोगों को क्या करती है? सेफ्टी प्रदान करती है, सेफ्टी प्रदान करती है पराबैंगनी किरण। परा की इफेक्ट क्या है? ये वायु प्रदूषक है, वायु प्रदूषक है। ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैस का जो प्रभाव होगा बेटा, तो पृथ्वी का ताप कैसा होगा? बढ़ेगा।
पृथ्वी का ताप कैसा होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी का तापमान कैसा होगा, बढ़ेगा, याद रखना, बढ़ेगा। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है, तो सबसे अधिक अगर वन की बात करेंगे तो सबसे अधिक वन जो बेटा है मध्य प्रदेश में, सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। नमस्कार, नींद आजकल बहुत सुहाई कर रहे हैं भाई, क्या बात है? अबे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलो देखिएगा, तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट। ठीक, हाँ, दालों के लिए जाना जाता है, दालें सबसे ज्यादा यही होती हैं, और सबसे ज्यादा दालें खाई भी यहीं जाती है। ठीक, और इत्तेफाक देखो कुपोषण के शिकारी भी यहीं होते हैं यहीं के लोग होते हैं, देखिएगा है। तो ये मध्य प्रदेश, ठीक, सबसे ज्यादा जनजातियां भी यहीं पाई जाती हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है, बच्चा बच्चा जानता है वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, 78% के ऊपर पाई जाती है नाइट्रोजन। बेटा कौन सी गैस पाई जाती, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, लगभग 21%, लगभग 21% के आसपास ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। ठीक ना, वायुमंडल में किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए, अगर किसी क्षेत्र में पेड़ों को उगाने के लिए, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए, तो 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक, हाँ, न्यूनतम टेम्परेचर। आगे चलते हैं, आगे चले, देखो कि भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो भारत में वन अनुसंधान केंद्र बेटा देहरादून, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है। तो ये देहरादून, देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में देहरादून पड़ता है। हाँ, हंसते रहिए भाई, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हो भाई। ठीक, तुम हमें भूल जाओ, हम तुम्हें भूले नहीं। ठीक, वन रोपण प्रक्रिया, वन रोपण प्रक्रिया किसकी है, तो वन रोपण प्रक्रिया ज्यादा पेड़ लगाने की है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वनों को लगाना वन रोपण प्रक्रिया है। भारत में अधिकतर अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है, तो आरक्षित वन है, जो आरक्षित वन है वो सबसे ज्यादा है भारत में। हरा सोना किसे कहा जाता है, तो बेटा हरा सोना किसे कहा जाएगा, तो वनों को कहा जाएगा। हाँ, हरा सोना किसे कहा जाता है, वनों को कहा जाता है। वन अगर नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी असंभव है बेटा, असंभव है। ऑक्सीजन कौन देते हैं, वनों से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है, तो राज्य भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन होता है, तो राज्य होता है, राज्य होता है। ठीक है, राज्य। आगे देखो, वन महोत्सव का संबंध किससे है, तो वन महोत्सव का संबंध बेटा क्या है, पेड़ लगवाने से, पेड़ लगवाने से है वन महोत्सव। यानी कि के एम मुंशी थे, कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी, इन्होंने वन दिवस सप्ताह चलाते हैं, 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक, जुलाई तक ये चलता है। ठीक, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। तो वन महोत्सव किससे संबंधित है, वनों को लगाने से। सोपान कृषि कहाँ पाई जाती है, सोपान कृषि बेटा पाई जाती है पहाड़ों के ढलानों में, पहाड़ों की क्यारियां बना बना के, ढालदार क्यारियां होती हैं क्योंकि इतनी, उसे हम सीढ़ी नुमा बनाते हैं, सोपान कृषि कही जाती है, पहाड़ों के ढलान पर। आगे क्या दिया, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी होती है, तो बहु अनुसानिक होती है, अनुशासनिक, बहु अनुशासनिक होती है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी होती है, बहु अनुशासनिक होती है। हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उसका योग क्या कहलाता है, तो उसका योग कहलाता है पर्यावरण। पर्यावरण हमारे चारों तरफ जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही जिससे हम घिरे पड़े हैं, चारों तरफ घिरे पड़े हैं, वायुमंडल के पेड़ पौधे, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन, सारी चीजें प्रकृति के जितने भी आपको पहलू दिख रहे हैं उनसे घिरे हुए हैं, क्या कहलाते हैं, पर्यावरण। पर्यावरण के हम चारों तरफ घिरे हुए हैं। आगे देखिएगा,
आगे देखो, वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन। वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन सा है? तो उष्ण कटिबंधीय वन। उष्ण कटिबंधीय वनों की संख्या ज्यादा होती है, तो वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो वन होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय। पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका दिया है? तो निकोलस का दिया गया है। पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। कथन किसका है? तो निकोलस का। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? तो सी पार्क का। सी पार्क का। पर्यावरण में विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने की थी? तो विलियम हैवेट ने की थी। कौन की थी? अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। तो विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने की थी? तो विलियम हैवेट हैवेट ने की। पर्यावरण का जैविक कारक क्या है? तो वनस्पति है। पर्यावरण का जैविक कारक क्या है? तो वनस्पति है। वनस्पति है पर्यावरण का जैविक कारक। यह कथन किसका है कि जीवों को पारिस्थितिकी कारकों योग पर्यावरण है? ये क्या है? ए फिटिन का। ए फिटिन का। ए फिटिन का। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो कार्ल रिटर। कार्ल रिटर, याद रखो। हाँ, चीजें तो हम किसी, देखो 2002 को संयुक्त राष्ट्र संघ को किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो सतत विकास का लक्ष्य घोषित किया। 2002 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो सतत विकास। सतत विकास का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि जो भी विकास करो तो निरंतर वो चलता है, आप जो उसका लाभ उठाएं और आने वाली पीढ़ी का नहीं, है ना कि आप भी पूरा यूज कर लें संसाधनों को, आने वाली पीढ़ी फाड़ छुड़े में, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तो पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है यूपी टेट में, तो बहुत पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून 1972 को क्या किया गया था? स्कॉटलैंड में क्या किया गया था? सम्मेलन बुलाया था पर्यावरण को लेकर के, है सचेत करने के। तो 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो 33%। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए 33% वन कैसे होने चाहिए भूभाग पर 33% वन होने चाहिए। ठीक, ये आगे देखो, सबसे बड़ी आंख आंख किस स्तनधारी जीव प्राणी की होती है? तो हिरण की होती है सबसे बड़ी आंख। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो ये हिरण की होती है। आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन के सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? तो सबसे ज्यादा योगदान संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। सबसे ज्यादा अमेरिका कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। ठीक है। हाँ, सबसे ज्यादा। आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो अभ्रक विद्युत। विद्युत में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले ने। हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का, इलेक्ट्रिक प्रेस का जो आविष्कार किया था, तो हेनरी सीले ने किया। प्रेशर कुकर खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब अधिक होगा तभी तो खाना जल्दी पकता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक कैसा हो जाता है? तो जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। जब दाब ज्यादा होगा तो जल का क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा, याद रखना। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? अच्छा है क्वेश्चन, ये तीसरा नियम है। ये बेटा तीसरा नियम है। तीसरा नियम न्यूटन का, 3 नियम थे उसमें से लास्ट वाला जो नियम है
वो कौन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया की दिशा में एक विपरीत प्रतिक्रिया लगती है, यानी कि जैसे आप किसी पे धक्का लगाओगे वो भी तुम्हें धक्का लगाएगा, तो वही बराबर रहता है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व कौन है? तो तांबा किसका दुश्मन है? उसका दुश्मन कौन है? तो गंधक। तांबे का शत्रु कौन है? तो गंधक। याद रखना, याद रखना, याद रखना मेरे बच्चे। आगे देखिए, उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्योंकि क्यों होता? कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, तभी वो लाल उगते और डूबते हुए सूरज होता है, तब लाल प्रतीत दिखाई देता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बर्कल ने की। बेकल, बेकरल, हेनरी बेकरल ने की थी। ठीक। देश में सबसे ज्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? तो एसबीआई के हैं। एटीएम सबसे ज्यादा कौन लगाने वाली बैंक है? तो एसबीआई। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो शतरंज में किया जाता है। ग्रैंड मास्टर का प्रयोग सबसे पहले किसमें किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? तो ये शतरंज में किया जाता है। ठीक, शतरंज में किया जाता है। ठीक, हाँ, चलो याद, इसको देख लेते कि किस अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप के थॉमस कप दिया जाता है? किस अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो बैडमिंटन में दिया जाता है। बैडमिंटन में दिया जाता है। ये कोई भी क्वेश्चन बेटा हल्का नहीं समझना, हल्का नहीं समझना, ये नहीं समझना, बड़े इजी है। ये बहुत ही है, बहुत ही खतरनाक ये है, समझ लीजिए। ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये कितने हैं? बहुत ही खतरनाक है, जो सीधे-सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है और हमें समझ में नहीं आता इसका आंसर क्या होगा। ठीक? तो वन लाइनर के फॉर्मेट में हम तुम लोगों को इतने सारे क्वेश्चन करा दे रहे हैं कि भारत रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल, भारत की कैसी है? पहली क्रूज मिसाइल का नाम कौन है? तो ब्रह्मोस। किसके द्वारा बनाई गई? आपसी सहयोग द्वारा। तो भारत और रूस के द्वारा, रशिया के। सूर्योदय का देश के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो जापान। जापान सूर्योदय के नाम से बेटा प्रसिद्ध है। जापान सूर्योदय के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, हाँ, ठीक। आज की क्लास हम लोग बेटा यहीं तक रखते हैं। सभी लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा, जितने भी लोग आते हैं सभी लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके करते रहना। ठीक है, कोई भी बिना लाइक और सब्सक्राइब करे मत जाना। लाइक कमेंट भी करो, हैं? आपकी क्लास, मेरी क्लास कैसी रही ये भी बताइए आप लोग, हैं? तो और अपने-अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, उनके साथ में वीडियो की लिंक ज़रूर भेज करके लोगों से बोलिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे प्रमोट करने के लिए जो भी संभव आप लोगों से प्रयास हो। भाई आप लोगों से हम क्या लें? बस यही तो चाहिए आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोग दूसरे लोगों के साथ में शेयर किया जाए, तो खुद भी लाभ उठाया जाए और दूसरों को भी लाभ उठाने दिया जाए। तो सभी लोग बने रहिएगा चैनल के साथ में, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राम राम, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट सभी लोगों को। बाय बाय।